नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि हुड्डा के 10 साल की सरकार से 1.5 गुना ज्यादा नौकरियां मेरिट के आधार पर बीजेपी सरकार में दी हैं। नौकरियों में ठेका प्रथम खत्म किया गया। बीजेपी सरकार ने नीतियां बनाकर काम किया है। साथ ही नौकरियां देने के मामले में भी कांग्रेस सरकार के समय से बीजेपी सरकार का समय बेहतर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी हार के डर से रायबरेली गए और ये लोग दिल्ली में बैठकर राजनीति करते हैं। जीतने के बाद 5 साल तक अपने क्षेत्र में जाकर जनता को पूछते भी नहीं है। देखिए, हमारी सरकार ने हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार से 1.5 गुना ज्यादा नौकरियां मेरिट के आधार पर दी हैं। उसके अतिरिक्त जो एकदम जरूरत के हिसाब से हम कौशल रोजगार के माध्यम से भी लोगों को लगाते हैं, जो पहले ठेकेदार कर्मचारियों का शोषण करते थे, उनके पीएफ वगैरह भी नहीं जमा कराते थे, उससे उनको छुटकारा मिला है। नीतियां बना के हमने काम किया है और नौकरी देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समय जो है वो कांग्रेस के टाइम से ज्यादा बेहतर है। टीएमसी विधायक के हिंदुओं पर दिए गए बयान को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया। उन्होंने पलटवार करते हुए पूरे इंडिया गठबंधन को लपेटा और कहा कि ये गठबंधन इस तरह की बातें कर देश का अमन चैन खराब करना चाहता है। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह भी कहा कि हम 50% आरक्षण की इस सीमा को बढ़ाएंगे वाले बयान पर भी अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि क्या 20-25 लोगों के साथ में लोकसभा में कोई प्रस्ताव पास किया जा सकता है, इससे ज्यादा भी इनकी सीटें आनी नहीं है। और इसके साथ ही अनिल विज ने पूरे विपक्ष पर जमकर आड़े हाथों भी लिया है। ये जो राजनीति है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है। ये बड़ों को की अकल टिकाने लगा देती है। आज से पहले तो तेरे को कभी रायबरेली याद नहीं आई। तेरी मां सांसद थी, वो नहीं गई, तू चला जाता। आप जाते ना वहां पे। आप आज कह रहे हो कि मां की जो विरासत है वो मैं संभाल के रखूंगा। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक से नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने नामांकन पत्र भरने से पहले अपने आवास पर हवन यज्ञ भी किया और अपनी पत्नी के साथ में हवन यज्ञ में आहुतियां भी डाली हैं। साथ ही आपको बताते चले कि हवन के दौरान हुड्डा परिवार सहित सैकड़ों की संख्या में आमजन और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। आपको बताते चले कि रोहतक में कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने अपना नामांकन भरने से पहले हवन यज्ञ भी किया। नामांकन से पहले हवन यज्ञ में पूजा अर्चना की और आहुतियां भी डाली। साथ ही उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद रहा है। आमजन और कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे और कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन भरने से पहले हवन यज्ञ कर नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे। गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने बादशाहपुर विधानसभा का दौरा किया और कई गांव में उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। वहीं इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि गुरुग्राम के लोगों को पिछले 10 सालों में कई बड़ी सौगात मिली है, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और सोहना एलिवेटेड रोड शामिल है। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में लोगों को कई और बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसमें 2.5 साल के अंदर जो हमने समय सीमा रखी है उसमें गुरुग्राम में जल्द ही मेट्रो भी दौड़ेगी। देखो, हमने योजना प्रस्तावित करी हैं, जिनको मंजूरी मिल चुकी है, उनको सिरे चढ़ाने का मन है हमारा। और उसके अंदर सबसे पहले तो मैं जिक्र करता हूं गुड़गांव का मेट्रो स्टेशन जो का विस्तार हुआ है, मेट्रो लाइन का जो विस्तार हुआ है 5,500 करोड़ का। तो 2-2.5 साल के अंदर हम चाहते हैं कि मेट्रो ओल्ड गुड़गांव के अंदर भी चल जाए। दूसरा हमारा प्रस्ताव ये रहा है कि केएमपी के साथ साथ
ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है 5,600। दूसरा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का मैं जिक्र कर रहा था जो केएमपी के साथ साथ होगा 5,600 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे और ये केएमपी के साथ साथ घूमेगा और इसके अंदर नई जमीन कोई अधिग्रहण नहीं करी जाएगी। तो मोटी मोटी दो चीजें तो यही हैं। एम्स का निर्माण भी है, बाकी जो हमारे हाईवेज हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, मुंबई जैसे एक्सप्रेस वे दौसा से आगे करना है, ये सारी चीजें प्रस्तावित हैं और आने वाले समय के अंदर हम मेवात के अंदर भी एक रेल गाड़ी दौड़ाना चाहते हैं। गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार तेज होने लगा है और इसी तेजी में आपको बताते चलें कि जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया अपने ननिहाल गांव खिड़की दौला पहुंचे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की भी अपील की। इस दौरान बीजेपी के गुरुग्राम लोकसभा सांसद रहे राव इंद्रजीत सिंह पर भी आपको बताते चलें कि फाजिलपुरिया निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतों के इस शहर में ग्रामीण इलाकों को शहर की सड़कों का बुरा हाल है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि वर्तमान सांसद सिर्फ 5 साल में वोट मांगने निकलते हैं, वरना हमने आलीशान महलों में आराम फरमाते रहते हैं। लेकिन आज वक्त बदल गया है, लोग जागरूक हो गए हैं। अगर अब वोट लेना है तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। राहुल फाजिलपुरिया ने बीजेपी उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों से लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिए जाते हैं, लेकिन विकास कार्य धरातल पर नहीं उतरते। कांग्रेस और बीजेपी ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया। उन्होंने यह भी कहा कि जेजेपी ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, आप लोगों का भी सहयोग और आशीर्वाद मिला तो हर चुनौती से पार भी पा लिया जाएगा और गुरुग्राम लोकसभा के लोगों को गुमराह करने वालों को उखाड़ फेंकेंगे। मुद्दे जो पिछले 20 साल से उन्होंने योजनाएं बना रखी हैं, जो उन्होंने घोषणाएं कर रखी हैं, सबसे पहले तो वो है जो एक आम आदमी की मूलभूत सुविधा है उन्हें वो पहुंचाएं। उसके बाद जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, मैं चाहूंगा कि जितना मेरा युवा साथी उन्हें रोजगार मिले। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एक अच्छी फिल्म सिटी स्टैब्लिश करें, जिससे हमारे भाई बहन बॉम्बे के धक्के ना खाएं, यहीं पे रह के अपने घर वालों का, अपने देश का, अपने क्षेत्र का नाम करें, बड़े काम करने वालों से फर्क पड़े। मेरे सामने चाहे कितने बड़े चेहरे रहे हो, बड़े काम करने वाला अभी तक कोई नहीं है। हमको यहाँ पे सर वी भी देखने को नहीं मिला, तो कहना चाहूंगा कि एक बार क्षेत्र में हमारे सांसद साहब घूम लिए होते तो शायद आज विकास होता। अगर वो विदेश में घूम के आए और वहाँ की कुछ नीतियाँ, वहाँ की कुछ चीजें यहाँ पे लाके अपनी जनता के लिए करते, तो आज शायद हम कह पाते गर्व के साथ कि हमें वही दोबारा चाहिए। आज सोना में हमने उद्घाटन किया है, जितना भी हमें प्यार मिल रहा है सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज हमारे नू मेवात के दौरे, आज वहाँ पे जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे जिनके साथ पिछले 20 साल धोखा हो रहा है, फ्रेब हो रहा है। मेवात को दिल्ली एनसीआर का हिस्सा माना जाता है, लेकिन आज भी सबसे पिछड़ा हुआ ही नहीं। वहाँ पे जाएंगे, मुद्दों पे बात करेंगे, लोगों को आश्वासन देंगे, उन्हें अपने साथ लेके चलेंगे, उन्हें जो उन्हें पिछले 20 साल से बावड़ा बना रहे हैं उनसे पीछा छुड़ाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? बॉम्बे? उनका फोन नंबर है किसी के पास? मैं तो पूछना चाहूंगा हमारे आदरणीय राज बब्बर जी से, क्या उन्हें अपना घर का एड्रेस क्षेत्र में? तो आप लोगों के सामने है, एक तो पहले ही गुमशुदा थे, अब दूसरे आए हैं बॉम्बे से, वो हमें ढूंढने में फिर समय लग जाएगा 5 साल को। तो अपना समय खराब ना करें, अपने बेटे को चुने जो आपके बीच में रहे। इस पार्टी का तो काम ये रहेगा डिवाइड करो, मेरे नाम के अंदर ही इस धर्म को जोड़ने का है, राहुल यादव फाजिल। तो मैं तो सबको जोड़ के चलना चाहता हूँ। जेजेपी पार्टी से नाराज पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे राजवीर संधू ने नारनौंद कस्बे में अपने समर्थकों के साथ में जेजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया है। जल्द ही जनसभा करके बड़ा फैसला लेने की घोषणा भी कर दी है। साथ ही आपको बताते चलें कि राजवीर संधू ने 2009 में बरवाला हलके से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 2014 में नारनौंद हलके से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और उसके बाद जेजेपी पार्टी में शामिल भी हो गए थे। क्रम ये है कि मैं जननायक जनता पार्टी से आज उसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। जननायक जनता पार्टी का जो आधार है वो चौधरी देवलाल की नीतियों पे है, लेकिन जिस भी नीति को चौधरी देवलाल फॉलो करते थे, जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने उनको बिल्कुल भी फॉलो करने का काम नहीं किया। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो,
चाहे नौजवान की बेरोजगारी की बात हो, चाहे अग्निवीर की जो नई पॉलिसी बीजेपी लेकर के आई, उस पे जेजेपी के नेताओं ने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। हरियाणा विद्यालय बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम में सरकारी विद्यालयों का बेहतर प्रदर्शन रहा है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बारडा की 19 छात्राओं ने मेरिट सूची में भी स्थान पाया। साथ ही आपको बताते चले कि खंड में स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बारडा की छात्रा दिव्या ने 443 अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रियंका ने 443 अंक पाकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया और छात्रा वर्षा ने आपको बताते चले कि 441 अंक प्राप्त कर विद्यालय में तृतीय स्थान भी प्राप्त कर परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। और फर्स्ट इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे टीचर भी उपलब्ध थे, टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, इसलिए मैं फर्स्ट आने के लिए योग्य हुई हूँ। सर मैं कॉमर्स से पढ़ी हूँ तो मैं आगे सीए करना चाहती हूँ, सीए ही बनना चाहती हूँ। सीए फाउंडेशन में अभी मैंने एडमिशन लिया है। सर मैं ऐसे ही कहना चाहूँगी कि अच्छा पढ़े, टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बच्चों को और अपनी अच्छे से परफॉर्म करें। यानी नमस्कार, इस वक्त हैं हम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बारडा में और हमें इस साल के जो बोर्ड की परीक्षा परिणाम 12वीं का आया है वो बेहतरीन इस विद्यालय का आया है। तो इस पर हम अधिक चर्चा करेंगे यहाँ के प्राचार्य कर्ण सिंह जी से। तो कर्ण सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी, विनोद कुमार जी। तो ये आप बताइए कि कितने आपके पास छात्र थे और कैसा रिजल्ट रहा है? हमारे पास कुल 90 छात्राओं ने पेपर में उत्तीर्ण हुई हैं और उनमें से 19 छात्राओं ने मेरिट हासिल की है, तो जिससे हम अति प्रसन्न हैं और हम आगे भी इसी प्रकार से सभी स्टाफ सदस्य मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते रहेंगे और आगे भी इससे अच्छा परिणाम लाने का हम प्रयास करते रहेंगे। तो क्या मानना है कि आप किस प्रकार जो 90 विद्यार्थी छात्राएं आपके स्कूल में हैं, ऐसी क्या सुविधाएं हैं कि अधिकतर छात्राएं इतनी बड़ी संख्या में यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं? देखिए, आज के समय को देखते हुए राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सरकार द्वारा अच्छी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। ये अपने क्षेत्र का एक जाना माना विद्यालय है, तो जिसमें लगभग आसपास के विद्यालयों से अगर तुलना करें तो सबसे अधिक छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं और इसमें आने के पीछे सरकार द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें सबसे मुख्य तो यही है कि विद्यालय में बहुत ही शिक्षित और अनुभवी स्टाफ है। विद्यालय के अंदर सभी संकाय का जो स्टाफ है वो पूर्ण है। कला संकाय भी है विद्यालय में, आर्ट, विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी है और सरकार ने पिछले स्तर से नई और सुविधाएं भी जोड़ी, जिसमें सभी 9 से 12 के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देकर ऑनलाइन क्लासेस की भी शुरुआत की है। हमारे विद्यालय के अंदर डिजिटल क्लासरूम, पुस्तकालय, सुसज्जित पुस्तकालय उपस्थित है, अच्छा कंप्यूटर रूम है, कंप्यूटर लैब उपस्थित है जिससे विद्यार्थी कंप्यूटर की भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इसके साथ साथ खेल का मैदान है। 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसमें पुस्तकें, ड्रेस और अन्य सुविधाएं भी उनको शामिल हैं। बाहर से आने वाले बच्चों को जो 2 किलोमीटर से अधिक से दूरी से आते हैं उन बच्चों को सरकार साइकिल सुविधा भी मुहैया करवाती है। इसी प्रकार जो कमजोर बच्चे रहते हैं हमारे विद्यालय के अंदर, अगर किसी विषय में या किसी टॉपिक में वो कमजोर रहते हैं तो हमारे विद्यालय का स्टाफ एक्स्ट्रा कक्षाएं लेकर भी उनको बराबर लेके आने का प्रयास करता है। समय समय पर विद्यालय के अंदर स्वास्थ्य जांच भी होती रहती है और विद्यालय के अंदर इसी प्रकार अनेक सभी जो अन्य विद्यालयों में सुविधाएं नहीं है वो हमारे विद्यालय में उपलब्ध हैं। जैसे आपने बताया कि अन्य विद्यालयों में, तो आज प्राइवेट स्कूलों की बहुत होड़ लगी हुई है, बड़े बड़े स्कूल खड़े कर रखे हैं, अभिभावक भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा। इसके बावजूद आप ये दावा कैसे करते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर शिक्षा दे रहे हैं?
देखिए, हम जो हमारे पास विद्यार्थी आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप प्राइवेट जो हैं वहाँ अगर आपकी जेब अलाउ नहीं कर रही है और किसी भी कारण से वहाँ आप न लूटें, आप हमारे पास आएँ। जो विद्यार्थी आ रहे हैं हम उनको निरंतर रिमीडियल क्लासेज के द्वारा, ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, तो जिससे हमें लगता है कि हम अन्य विद्यालयों की तुलना में बेहतर परिणाम दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्री कर्ण सिंह जी, और इन्होंने बताया कि 90 छात्राओं में से 19 छात्राओं ने मेरिट में स्थान हासिल किया है और परीक्षा परिणाम बहुत ही इनका शानदार रहा है, पीछे भी शानदार रहा था। तो इन पर हम सभी विद्यार्थियों को इनकी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। कैमरामैन के साथ मैं विनोद, हर खबर हरियाणा से। तो वहीं अंबाला कैंट में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर ट्रक सड़क हादसे का शिकार हो गया। साथ ही आपको बताते चले कि आवारा जानवर को बचाने के चलते ट्रक नाले में जाकर गिर गया। राहत की बात तो ये रही कि चालक ने खिड़की का शीशा खोलकर अपनी जान को बचा लिया। ये रात को 2 से 3 बजे के बीच में पलटे हैं और ये गुड़गांव मनेसर से टेपला पंजाब में जा रहा था। ट्रक के अंदर कितने बंदे बैठे हुए थे? अकेला ड्राइवर ही था। तो कोई नुकसान, जान माल का कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं, बचाव हो गया, ड्राइवर सेफ है। सर, इस ट्रक के अंदर क्या था? कोरियर का सामान था इसमें। तो यहाँ पे कोई किसी को चोटें लगी हैं? कोई नहीं, किसी को कोई चोट। क्या कारण था जो ट्रक पलटा? ड्राइवर का कहने के अनुसार कोई आवारा पशु आ गया था उसके आगे, उसको बचाते हुए गाड़ी अनकंट्रोल होगी और नीचे जा। ये अम्बाला के फ्लाईओवर के पास में मतलब ड्राइवर साइड में था सांड, उसे बचाव करने के लिए गाड़ी सीधी चली गई है सीन। ये गाड़ी कितने बजे पलटी है? वह ऐसे गई है कोई 2:30 बजे या 3 बजे। तो ये आप कैसे निकले उसमें से? मैं तो नीचे जाके अपना शीशा खोला है, तोड़ा है, तोड़ के तब निकल के आया हूँ। तो छोटे तो नहीं? मेरे कुछ चोट नहीं है, चोट यही है जो शीशा लग गया बस थोड़ा सा। क्या सामान था ट्रक के अंदर? पता नहीं है क्या कोरियर है, क्या है चीज है। कोरियर का सामान पता? हाँ, इसमें जो जानकारी क्या है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं खरखोदा, जहां पर जनसंपर्क रैली का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे सुना। इतने काम हो रहे हैं और जब देख रहे हैं आज देश भी इसका आंकलन कर रहा है कि 55 साल तक, 60 साल तक कांग्रेस सत्ता के अंदर रही है, परंतु जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था उस गति से देश नहीं बढ़ पाया है। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया के अंदर एक नई पहचान के रूप में उभर करके सामने आया है। इस बात को देश का हर नागरिक बोल रहा है। भाई, हर घर के अंदर, हर चौपाई के ऊपर, हर नगर वार्ड के अंदर आज एक ही चर्चा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत, एक सशक्त भारत, एक मजबूत भारत भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर हमें मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि हमने इस बात से भी सचेत रहना है, जब इतने काम नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में किए हैं तो कांग्रेस को लगने लगा है कि भाई अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है, अब तो झूठ का ही सहारा लिया जाए और तरह तरह के झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं खरखोदा की सरकारी से आज ये कहना चाहूंगा कि हमने कांग्रेस के उस झूठ से भी बचना है और औरों को भी बचाना है। आज देश का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व भी सही है, देश के हमारे नेता की नीति भी सही है, हमारे नेता की नीयत भी सही है। अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें, ना उनकी नीति ठीक है, ना उनकी नीयत सही है, नेतृत्व का तो आज तक पता नहीं है कि नेतृत्व कैसा है। स्वाही भाई राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से चुनाव लड़ रहा था और वहां से बोलता था कि हमारी ये पैतृक सीट है, परंतु देश के लोगों ने मात्र 5 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्य को देखा,
और जब उस कानिया को देखा तो राहुल गांधी को लगने लगा कि मैं अमेठी से नहीं जीत सकता और अमेठी से छोड़ करके वायनाड चला गया। और भाइयों, जब वायनाड के लोगों ने देखा कि यहाँ तो खाली घोषणाएं हैं, कोई काम नहीं करते हैं, भाइयों अब वायनाड भी छोड़ करके अब रायबरेली की तरफ भाग लिया। भाइयों भागने में लगे हुए हैं, सफाई का ही नहीं है। और मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि जब 25 मई को आप वोट करेंगे, ये देश वोट करेगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा, ये कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, ये तो भागी गई है, भागती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों, ये देश का भला नहीं कर सकते, ये तो अगर भला करते हैं ये तो अपना ही भला करते हैं। इतने लंबे समय तक देश के ऊपर काबिज रहे हैं, देश के ऊपर शासन किया है। भाइयों, इन्होंने अब एक नया शगुफा छोड़ा है, ये राहुल गांधी समय समय के ऊपर छोड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बहन अलावल जी ये राजस्थान से आई है। पिछला जब विधानसभा का गांधी ने भाइयों एक शगुफा अंतिम समय के अंदर मंच के ऊपर जाकर के छोड़ दिया और वो कहा कि आप हमें वोट दें, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। परंतु 5 साल किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ और उसका उल्टा दुष्परिणाम वो किसान को राजस्थान के भुगतना पड़ा। 4000 किसानों ने वहां आत्महत्या की, 16,500 किसानों की भूमि ये कांग्रेस के लोगों ने कुर्क कर दी। इसका ये दुष्परिणाम वहां के किसानों को भुगतना पड़ा। और भाइयों, अभी मैं देख रहा था हिमाचल के अंदर भी इन्होंने एक झूठ बोल दिया और झूठ बोल दिया कि हम हर साल 1 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। भाइयों, मैं अभी एक हमारे पत्रकार महोदय वहां के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू ले रहे थे, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो वो इंटरव्यू पत्रकार पूछ रहा था मुख्यमंत्री को कि आपने वादा किया है कि 1 लाख नौकरी हर वर्ष देंगे, आपकी सरकार को 1 साल पूर्ण हो गया है, कितनी नौकरियां दी? और वहां के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हैं वो बोल रहे कि हमने तो कोई वादा नहीं किया। और भाइयों, उस सीडी को, उस बात को जो प्रियंका वाड्रा ने हिमाचल में जाकर के बोली कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, झूठ बोल करके भाइयों वोट ले लेते हैं और फिर वहां से भागने का काम करते हैं। और अब राहुल गांधी ने एक नया शगुफा छोड़ दिया और कहने लगा कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, इसके पास कौन सा दिन का चिराग है? ये कौन सा ऐसा चिराग का जिसको ये रगड़ करके देश की गरीबी को समाप्त कर देगा? अरे अपने पूर्वजों की तरफ देखिए, इसकी दादी इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक के अंदर गरीबी हटाओ का नारा दिया था। भाइयों, 35-55 सालों में भी गरीबी नहीं हटी। लोगों का वोट लेते रहे, लोगों का शोषण करते रहे। और भाइयों, अपने पिताजी की तरफ भी राहुल गांधी को देखना चाहिए था। उनके पिताजी ने कहा था, मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं, 15 पैसे खरखौदा में लगते हैं, अरे 85 पैसे का और खा जाता था, इसकी चिंता आपने नहीं की। और ये बोलता है कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे गरीबी के प्रति तो अगर मजबूत लड़ाई किसी ने लड़ी है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। आज गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। आज गरीब व्यक्ति को और माताओं बहनों को जिनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, भाइयों गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और माताओं बहनों के घर के अंदर जिनको शाम ढलने का, सूरज ढलने का इंतजार करती थी, 11 करोड़ 11.5 करोड़ भाइयों शौचालय बना करके उनको इज्जत घर देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किया है। नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों देश के पथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।